Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all in the Post-Independence India chapter of Standard Earth NCERT that we are discussing since last few days. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के चैप्टर्स। 7 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आईआर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग के साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही वेलकम करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हैं। साथों साथ मैं जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं और भी पढ़ना चाहते हैं उनको मैं वेलकम करूंगा ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स एक जगह पे कनेक्ट हो पाते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी के अंदर एक थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए जो आपको डेडिकेट कर पाए, आपको प्रिपरेशन के अंदर मदद कर पाए, तो आप जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट द लाइव क्लासेस। डेली आपको अपडेट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, वीकली क्विज मिलेंगे और साथों साथ 1-to-1 डिस्कशन विद द एजुकेटर। तो मेरे क्लासेस के अंदर आओगे तो आप मेरे साथ डिस्कस कर पाते हो। जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी उन सब के साथ आप पढ़ पाओगे और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, जैसे मैं आपके साथ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो पढ़ाता हूँ। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको मेरे हिस्ट्री के जितने भी नोट्स है, जितने भी पीडीएफ्स है, वो सब आपको अपडेट करते हुए मिलेंगे इन द हैंड्स ऑफ द पीपीटी स्लाइड्स मोस्ट प्रोबब्ली, और करीबन 3000 प्लस आपको स्लाइड्स मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। इसके सिवा आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है और जितनी बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको इनफैक्ट जितना टाइम सब्सक्रिप्शन लिया है, 1 साल का, 2 साल का, तो यू विल बी एबल टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड ऑल द एजुकेटर्स इन द कोर्सेज। तो आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, नए क्लासेस भी आप देख पाओगे। आप अपने हिसाब से प्रीलिम्स, मेंस, इंक्लूडिंग मैं कहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी कराते हैं। मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर जनरल स्टडीज़ की हिस्ट्री की बैच कराता हूँ, बट बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स जैसे ऑप्शनल भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उनके क्लासेस भी आप देख पाओगे। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ये सब आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेगा तैयारी के रूप में। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। यूज माई कोड, रेफरल कोड PN Live, गेट 10% डिस्काउंट एट 39,600। उसी तौर के ऊपर 2 इयर्स का 64,000 है। यूज कोड PN Live 57,600। और एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि प्लस के जो भी सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे हमने आपको इनफैक्ट एक एजुकेटर के रूप में कनेक्ट करके दिया और मैं आपको हेल्प करूंगा एज एन एजुकेटर जब आप मेरा कोड यूज करोगे PN Live। अब इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमको पर्सनल कोच मिलना चाहिए, पर्सनल मेंटर मिलना चाहिए। तो जो पर्सनल कोच का जो कंसेप्ट है ये अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो आप जब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 लोगों का गाइडेंस मिलेगा। एक मेरा तो एज अ पर्सनल टीचर के रूप में या एज अ एजुकेटर के रूप में मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ लाइव क्लासेस के द्वारा, आदि इत्यादि टेलीग्राम्स और उसके द्वारा। उसके सिवा मैं आपके साथ कनेक्टेड, आपके साथ एक और इनफैक्ट इंडिविजुअल कोच मिलेगा जो आपको पर्सनल कोचिंग देगा, जो आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन। ये अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत है। पर्सनल कोच, मोटिवेशन, डेली रिपोर्ट्स, प्रोफाइल रिव्यू से लेके हर एक टॉपिक्स के साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने में बहुत ही हेल्प कर सकती है ये सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको आंसर राइटिंग से लेके स्टडी प्लान से लेके आपकी कहाँ कहाँ वीकनेसेस है वो सब हाईलाइट कराई जाएगी। ठीक है, तो आप जब प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी प्लान कर सकते हो। जो लोग 2021, 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले हमारे क्लासेस भी अटेंड करिए, साथों साथ अपने मेंटर के साथ, अपने कोच के साथ पढ़िए, तो दोनों तैयारी आपकी अच्छी तरह से होगी। 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आज की तारीख में आइकॉनिक के अंदर अवेलेबल है 99,000 में, बट अगर आपने मेरा कोड यूज किया PN Live, कौन सा कोड है दोस्त, याद रखिएगा PN Live, ये आपको 10% डिस्काउंट देगा, 89,000 के अंदर कवर हो जाएगा। दिस इज अवेलेबल इन द EMI ऑप्शंस एज ऑफ नाउ। आप आराम से 2 साल के या 1 साल के सब्सक्रिप्शन में EMI के साथ भी इसको प्लान को ले सकते हो। EMI ऑप्शन इज अवेलेबल इन द सिलेक्ट डेबिट कार्ड इन द क्रेडिट कार्ड्स, बट यू कैन सी डेफिनेटली आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक 1 ईयर का भी लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विथ 1 ईयर एज वेल। आपको आइकॉनिक 6 मंथ्स में अवेलेबल नहीं है, 6 मंथ में खाली नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। PN Live यूज करिए, 57,600 के अंदर आपकी फुल टू तैयारी हो जाएगी और मेरे कोर्सेज को आप एक्सेसिबल कर पाओगे। नया कोर्स आ रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बहुत ही डिटेल्ड वे के अंदर एंशिएंट इंडिया को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप जुड़ सकते हो ऑन दिस कोर्सेज।
यूज द कोड PN Live एंड अटेंड माई लाइव क्लासेस। इसके सिवा आपको जब अनअकैडमी के ऊपर जाइएगा तो आप सब शेयर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग NCERT को। प्रीवियस क्लास के अंदर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पढ़ाना शुरू किया तो 3-4 पॉइंट के ऊपर देखा था और हमने देखने की कोशिश की थी कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा था, आज़ादी के बाद का भारत कैसा हुआ करता था। तो मैंने 3-4 पॉइंट्स के ऊपर आपको डिस्कशन कराया था और वो जो डिस्कशन कराया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट वर द चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चैलेंजेस के अंदर एक तो रेफ्यूजी का प्रॉब्लम था, रेफ्यूजी के साथ साथ सोशल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम था। सोशल इनइक्वालिटी के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो कास्ट सिस्टम का इशू था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इशू था। एक प्रॉब्लम था वो था हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी का एक प्रश्न चल रहा था। और मुस्लिम को लेके जब हम लोग बात करेंगे तो माइनॉरिटी राइट्स का भी एक प्रॉब्लम बहुत ही उभर के आ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम जब हम लोग देखते हैं तो वो थी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम लोग देखते हैं तो उसने इंडिया का ये जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व कराने के लिए भारत के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए, जहां सबको राइट टू वोट दिया गया, सबको सोशल राइट्स दिया जाता है और इकोनॉमिक राइट्स दिया जाता है बाय राइट टू इक्वालिटी। और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही चर्चा चली कि इंडिया की पॉलिटी कैसे होगी, सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे चलेंगे, और उसको भी देखा कि जहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको लेके जो डिबेट्स हुई थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसके सिवाय यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके जो डिबेट्स एंड डिस्कशन हुआ था उसके अंदर भी हमने देखा था कि एक ग्रुप कह रहा था कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कर देनी चाहिए, दूसरा ग्रुप कह रहा था कि इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज भी हम लोग को यूज करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके बारे में भी देखा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उनके क्या क्या विचार थे, वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया है। तो इतना चीज हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था पूरा बहुत डिटेल वे के अंदर, और होपफुली मैं आशा करता हूं कि आपको इतना पॉइंट आज़ादी के बाद का इतिहास जो 1946 से लेके 1949 तक के पीरियड में क्या क्या हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग फिर से वही पीरियड के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि 1946 से लेके 1949 के बीच में जो फर्दर डेवलपमेंट हुए, ये फर्दर डेवलपमेंट के अंदर एक तो इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस को टैकल करना था और टैकल करने के साथ साथ जो नेशन बिल्डिंग करना चाहिए था, ये नेशन बिल्डिंग का कामकाज कैसे किया। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रश्न है उसने कैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस डाले गए, उन सब के ऊपर चर्चा की। अब यहां से तीसरा पॉइंट आएगा। तो तीसरा पॉइंट भारत के अंदर या समाज व्यवस्था शासन व्यवस्था के तहत हमको जो मिलता है वो है इंडिया के जो स्टेट्स थे इनका कैसे फॉर्मेशन हुआ, और इंडिया के जो स्टेट्स थे उसमें इंडिया का यूनिफिकेशन कैसे होता है और कैसे एक यूनाइटेड इंडिया के रूप में भारत की कल्पना की जाती है, उसके बारे में देखेंगे। और कैसे भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ और प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर के बाद किस तरह से जो नए राज्य बने वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में डिवाइड किए जाते हैं। उन सब पॉइंट्स के ऊपर आज के सेशन को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे
कि 1946 से 1949, 1949 से लेके 1956 एंड 1956 से लेके 2007 तक इंडिया के अंदर किस किस प्रकार के स्टेट्स का इवोल्यूशन हुआ, ये स्टेट्स का इवोल्यूशन किस प्रकार से पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज करता है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज के सेशन के अंदर देखेंगे। जैसे आज मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात कब बना 1960 में, पंजाब हरियाणा 1966 में, नागालैंड 1963 के अंदर, एनसीईआरटी कौन से स्टेट्स की इवोल्यूशन की बात करती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एज ऑलवेज हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ, इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बनते हैं, और ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो फॉर्मेशन था इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो सब पॉइंट्स को भी हम लोग आज के सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के अंदर जो राज्य व्यवस्था थी उसको एक नई दिशा और दशा दिखाई जाती है बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड हाउ इट विल बी इवॉल्विंग, कैसे इंडियन यूनियन आगे काम करता है इन दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 70 इयर्स, 1947 से लेके हम लोग कह सकते हैं कि 2007 तक। ठीक है, तो इन द 60 इयर्स, 60 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर थोड़े बहुत चले जाते हैं। ठीक है, अब भारत जब आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद होता है तो कुछ इस प्रकार का मैप मिलेगा। दिस इज द मैप ऑफ 1947, और अगर आप 1947 का मैप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मैप दिखेगा। ये चैप्टर की शुरुआत, ये टॉपिक की शुरुआत मैं ऐसे ही करूंगा, और अगर आप इसके अंदर देख पा रहे हो तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, जैसे ये मणिपुर है, जैसे अगर आप देख रहे हो तो हैदराबाद है, यहाँ पे कोल्हापुर और डेक्कन के अंदर स्टेट्स मिलेंगे, राजस्थान गुजरात के अंदर मिलेंगे, राजपूताना स्टेट मिलेंगे, पंजाब के अंदर मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, मैसूर मिलेगा, मद्रास के आजू बाजू में रीजन के अंदर मिल जाएंगे, त्रावणकोर और ये सब स्टेट्स। ये जितना भी, अगर आप पिंक कलर का जो मैप देख रहे हो, ऑल द मैप दैट यू आर विटनेसिंग एज ऑफ नाउ, ये जो पिंक कलर का जो मैप है जहां पे आपको चीजें दिख रही है, दिस आर ऑल द रीजन्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है? विच वर रूल्ड बाय द देशी रजवाड़ा, which were controlled by the king, which was having the monarchy over there। 1947 के अंदर जब इनफैक्ट ब्रिटिश भारत से विदाई लेते हैं तो उसके बाद चर्चा चलती है कि ये प्रिंसली स्टेट्स थे, इनका मर्जर इंडिया में कैसा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर कैसे होगा? ये मर्जर 1947 से लेके 1949 तक बहुत ही लंबे प्रोसेस के तहत होता है, और इनफैक्ट इवन आज के तारीख के अंदर भी देखोगे तो इसको लेके अभी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चलती रहती है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। प्रिसाइसली अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप भी पब्लिश किया, और नए मैप के द्वारा लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए हम एक है ना, इंडिया के एक ये स्टेट जम्मू कश्मीर भी हमारा है, और यहाँ गुजरात का ये जो जूनागढ़ वाला रीजन है वो भी उन्होंने क्लेम कर दिया कि वो भी उनका है। ठीक है, सो पाकिस्तान इज क्लेमिंग एज ऑफ नाउ कि द जूनागढ़ रीजन आल्सो बिलोंग्स टू देम। ये जो जूनागढ़ वाला रीजन अगर आप देख पा रहे हो तो वो भी उनका है, इस प्रकार से उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये तो लंबी कहानी है साहब, बट दे आर ट्राइंग टू क्लेम समथिंग लाइक दैट। ये कुछ इस प्रकार से चीजों को क्लेम कर रहे हैं। और यहां से अगर आप देख पा रहे हो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन, इफ यू कैन सी जम्मू कश्मीर वाला रीजन, तो यहाँ पे भी इन लोग का वही क्लेम है कि ये भी उन्हीं का ही है, दिस इज ऑल्सो देयर्स ओनली। ठीक है, तो ये जब सिचुएशन में इंडिया के अंदर ये से बलूचिस्तान हो गया, या आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, जम्मू कश्मीर वाला हो गया, तो ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ये प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराना इंडिया के अंदर बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं टिक पाती, और प्रिंसली स्टेट्स का यूनिफिकेशन के लिए हमको देखने को मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स उभर के आएंगे, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स को कहा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन के साथ मिलके एक पूरी की पूरी प्रोसेस के तहत इंडिया के अंदर 550 से भी ज्यादा जो पॉलिटिकल प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग देशी रजवाड़ों के रूप में पहचानते हैं, उन सब का मर्जर इंडिया के अंदर कराया। सो वी सी इन दिस सिचुएशन
A state ceased to be a princely state as and when its province or the prince agreed to merger with India or Pakistan or was defeated. अब in this situation हमको क्या देखने को मिलता है, 1947 से लेके 1948 तक आते आते करीबन 550 के आसपास जो स्टेट्स थे उन सब का मर्जर का प्रोसेस चला। कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनके शासक चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट रहने वाला से एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, जिनके राजा जी चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। उसी तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे तो हैदराबाद नाम का एक स्टेट मिलेगा। यहाँ के भी जो निजाम साहब थे वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। वी ऑल्सो फाइंड द स्टेट कॉल्ड जूनागढ़, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज जूनागढ़ ओवर हियर। इनके भी इनफैक्ट जो नवाबजादे थे वो भी चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि जब देश आजाद हुआ तो 1947 से लेकर 1949 तक आते आते इंडिया के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के राजे रजवाड़ों को प्रॉमिस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप भारत के अंदर जुड़ जाइए, आपका भला भारत के अंदर ही है, आपका विकास भारत के अंदर ही है, और हम आपको बहुत ही इक्वल और बहुत ही प्रिविलेज देते हुए जो भी रजवाड़े थे उनको एक पेंशन दिया गया, उनको एक मैं कहूँगा एक स्टेटस के रूप में, उनको पॉलिटिकल पोस्टिंग्स के साथ बहुत सारे स्टेट्स के अंदर राज प्रमुख के रूप में बिठाया गया और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हो गया। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स का जब मर्जर हुआ, व्हेन द प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड, तो इंडिया का एक नया नक्शा उभर के आया। अब क्या होता है कि इनमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे राजपूताना स्टेट है उसको मर्ज किया गया। फिर उसी दौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हैदराबाद स्टेट था, उसको भारत के अंदर लिया गया बाय ऑपरेशन पोलो। उसी तौर के ऊपर अगर आप आसाम के अंदर देख रहे हो तो यहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट से उनको मर्ज किया गया। पंजाब के अंदर आपको प्रिंसली स्टेट से रजवाड़े से महाराजा रंजीत सिंह के बाद थे तो उनको भी इनफैक्ट मर्ज किया गया। तो इन सब स्टेट्स को मर्ज तो कर दिया गया, द स्टेट्स वर मर्ज विद इन द इंडियन यूनियन। प्रॉब्लम ये था कि अब कैसे इनको गवर्न किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग पहला काम ये था 1947 ऑनवर्ड से जब हम लोग पहला काम देखेंगे तो बिटवीन द पीरियड ऑफ 1947 to 1949 we find princely states were merged within Indian Union। प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको कहा गया कि आपका मर्जर किया जाएगा, या कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स को प्रेशराइज किया गया और उनको कहा गया कि अगर आप भारत में नहीं जुड़े तो आपका ही नुकसान है, आपकी पब्लिक आपके सामने आंदोलन कर देगी, आपके सामने ही विद्रोह हो जाएगा और फिर भारत की सरकार की मदद लेने मत आइएगा। कभी कभी आप देखोगे तो हमको ये भी देखने को मिला कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर हमको एक मिलिट्री एक्शन करनी पड़ी, एक पुलिस एक्शन के द्वारा हमको उनको भारत के अंदर मर्ज करने की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि अगर आप हैदराबाद और जूनागढ़ का एग्जाम्पल देखोगे, ये दोनों ऐसे स्टेट्स थे जिनके जो राजे रजवाड़े थे वो नहीं चाहते थे कि वो भारत के अंदर जुड़े, और इसके लिए भारत सरकार ने इनको पहले प्यार से समझाया कि आप जुड़ जाइए। नहीं मना किया उन्होंने तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, उनको डिफीट किया गया और उसके बाद इंडिया के अंदर मर्ज कराया गया। इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर टेक्निक्स के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का बहुत बड़ा योगदान था। कभी समय मिलेगा तो आप प्लस कोर्सेज के अंदर आइएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। उसके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराऊंगा, बच्चों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में घटनाएं हुई, किस तरह के फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स थे उसको इंडिया के अंदर सॉल्व कराने के लिए काम किया गया है। एक तो प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ, दूसरा ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, उसको लेके चर्चा चली। अब इस दौरान जब प्रिंसली स्टेट का मर्जर हो रहा था तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की जो बॉडी है हमारी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस करती है कि इंडिया की पॉलिटी कैसे होनी चाहिए। तो इंडिया की पॉलिटी मतलब जिसे हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर दो प्रकार के मेंबर्स थे। एक मेंबर चाहता था कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके एक नई राज्य व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। दूसरा मेंबर कहता है
कि हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया में 4 प्रकार के राज्य बनाते हैं, और ये 4 प्रकार के राज्य कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के रूप में पहचाने गए। याद रखेगा, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत के अंदर आपको ये 4 कैटेगरी के स्टेट्स मिलेंगे। कभी समय मिला तो आपको लक्ष्मीकांत का थोड़ा बहुत समरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये 4 कैटेगरी के जो स्टेट्स थे ये 1949 तक आते आते इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इसमें कुछ राज्य थे, इसमें कुछ राज्य थे, इसमें कुछ राज्य थे, इसमें एक ही राज्य था, वो था अंडमान निकोबार। ठीक है, कैटेगरी डी में आप देखोगे तो लिस्ट आपको मिलेगा, उसके अंदर खाली अंडमान निकोबार था। अब सवाल ये आता है मेरे दोस्त कि भारत का जब संविधान लिखा गया तो संविधान के तहत 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे। उसमें से ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसको इंडिया के अंदर मर्ज करा दिया गया, दे वर मेड पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, भारतीय संघीय व्यवस्था के तहत इंक्लूड कर दिया गया, बट इनको अलग अलग कैटेगरी के रूप में स्टेटस दिया जाता है कि आप फलाने कैटेगरी के स्टेट हो, ये कैटेगरी के स्टेट हो। प्रॉब्लम यह हो गया कि इंडिया का जब यूनियन बनता है, व्हेन द इंडियन यूनियन वाज फॉर्म्ड, तो हमको देखने को मिला कि करीबन 1949 से लेके 1956 तक का अगर मैं इतिहास आपको बोलूंगा, 1949 से लेके 1956 तक का अगर मैं आपको इतिहास को समझाने की कोशिश करूंगा, तो इस दौरान आपको ये 4 कैटेगरी के स्टेट्स मिलेंगे जिसमें आपके जो प्रीवियस प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, कौन से, जो पुराने आपके जो देशी रजवाड़े थे, उनको अकोमोडेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 4 कैटेगरी स्टेट्स। कैटेगरी ए के अंदर बड़े बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बॉम्बे, आंध्र तो नहीं था, आंध्र बाद में बना, ठीक है, मद्रास, ये सब स्टेट्स थे आपके। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दिस इज द मद्रास, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब स्टेट्स मिलेंगे, बिहार, फिर बंगाल और ये सब, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कैटेगरी बी में आपका सौराष्ट्र, कच्छ वाले रीजन आ गए। कच्छ तो कैटेगरी सी में डाला था। हैदराबाद आ गया, मैसूर आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इसमें कैटेगरी बी में डाले थे। उसी तौर के ऊपर कैटेगरी सी में कुछ राज्य ऐसे थे जिसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो उनको कैटेगरी सी में डाला गया। और कैटेगरी डी में एक ही रजवाड़ा था या एक ही राज्य था, वो था अंडमान निकोबार। दैट वाज पार्ट ऑफ द कैटेगरी डी। 1949 से लेकर 1946 तक इंडिया में ये 4 कैटेगरी के स्टेट्स बनते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। और इस तरह से भारत की संघीय व्यवस्था का ढांचा बनाया जाता है। अब प्रश्न यह हुआ कि 1949 से लेकर 1946 तक के बीच में, 56 के बीच में, जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत की जो राज्य व्यवस्था बनाई, उसमें 4 टाइप ऑफ स्टेट्स, 4 टाइप ऑफ स्टेट्स बनाए गए। ये चारों के चारों जो राज्य के प्रकार थे, इसमें लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर इंडिया में कोई भी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं किया गया था। भाषा के आधार के ऊपर भारत के अंदर एक भी राज्य का निर्माण नहीं किया गया था इस दौरान। इनफैक्ट 1947 से लेकर 1949 के बीच में जब हम लोग भाषा के आधार के राज्यों की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2 बड़ी बड़ी कमिटीज बनती है। एक तो थी एसके धार और दूसरी थी जेवीपी कमिटी। दोनों ने रिकमेंडेशन दिया कि भाषा के आधार के ऊपर राज्य नहीं बनने चाहिए। नाइदर एसके धार नाइदर जेवीपी कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये कांग्रेस जब नेशनल मूवमेंट के अंदर आंदोलन कर रही थी, उसने हर एक भारत के लोगों को कहा था कि हम लोग भारत के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की रचना करेंगे। क्या करेंगे? भारत के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की रचना करेंगे। 1920 की बात है। 1920 के अंदर कांग्रेस जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रही थी, आपको याद होगा होपफुली प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि 1920 के अंदर इंडिया में नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत नाम का एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू था। इस दौरान जब कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही थी, तो उस टाइम पे गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ था। मतलब कांग्रेस का खुद का फॉर्मेट चेंज हुआ था।
और जब वो फॉर्मेट चेंज होता है तो उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इज वॉन, द कांग्रेस हैड प्रॉमिस दैट वंस द कंट्री वॉन्स इंडिपेंडेंस, ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस। क्या कहते हैं कि आजादी मिलने के बाद भारत के हर एक राज्य को या हर एक पब्लिक जो एक भाषा बोल रही है उसका अपना खुद का राज्य होगा। जैसे गुजराती बोलने वालों का गुजरात होगा, मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र होगा, हाँ, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु जो स्टेट होगा वैसा सब बनाएंगे हम। तेलुगु बोलने वाले का अलग स्टेट होगा, आंध्र प्रदेश होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उड़िया बोलने वाले का उड़ीसा होगा। इस तरह से पूरा एक सेटअप की डिमांड की गई थी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि देश जब आज़ाद हो गया, व्हेन द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, और जब आज़ाद होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ और एक बड़ा कंट्री को आपको गवर्न करना था, प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर करने के बाद हमने जो नए प्रकार के राज्य बनाए कैटेगरी ए बी सी डी के अंदर, उसमें कोई भी स्टेट मेनली लिंग्विस्टिक मेजोरिटी वाला नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंगल स्टेट दैट वाज हैविंग सम काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक मेजोरिटी। और इसके लिए एनसीईआरटी कहती है कि हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस। कांग्रेस सरकार के ऊपर तो वही आई थी, नेहरू जी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे सब आजाद भारत के, सबसे पहले 1947 की बात की है। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग नेताजी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आजाद भारत की सरकार बनाई थी। कहाँ बनाई थी? रंगून के अंदर बनाई थी सब, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापान, मंचूरिया, इटली, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज ने उसको रिकॉग्निशन भी दिया था। खैर बात अलग है, इतिहास के अंदर इतिहास वही लिखता है जो जीतता है। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। तो विनिंग फोर्सेस थे, उन्होंने इतिहास के अंदर ये लिख दिया। चलिए ठीक है, कभी बाद में बात करेंगे नेताजी के ऊपर। However, after country got independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India had been divided on the basis of religion. Despite the wishes of Jefferson Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but two. As a result of the partition of India, more than million people had been killed in the riots between the Hindus and the Muslims. क्या कहती है एनसीईआरटी कि भाई कांग्रेस ने क्यों भारत के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर राज्य जो उन्होंने 1920 के अंदर जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन चल रहा था, उस दौरान जो राज्य भारत को अंदर बनने चाहिए वो क्यों नहीं बनने दिए? उसके पीछे की कहानी एनसीईआरटी कहती है कि भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत को धर्म के आधार के ऊपर बांटा गया बाय द ब्रिटिश। इंडिया को डिवाइड किया जाता है बाय द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये तो हार्श रियलिटी है, ये तो सबको पता ही होगा साहब। ठीक है, इंडिया का बंटवारा होता है धर्म के आधार के ऊपर। बिकॉज इंडिया का बंटवारा हुआ धर्म के आधार के ऊपर, बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, द कांग्रेस विश्ड कि अगर फिर से भारत के अंदर कोई लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हम लोग स्टेट्स बनाते हैं और लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कोई राज्य की रचना करेंगे, तो हो सकता है कि इसके कारण बहुत सारा रीजनलिज्म आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड रीजनलिज्म माय फ्रेंड? रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पे प्रांतवादी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। कोई कहेगा कि मैं यूपी से हूं, हमारा राज्य महान राज्य है। कोई कहेगा कि मैं बिहार से हूं, हमारा राज्य महान है। कोई कहेगा मैं महाराष्ट्र से हूं, हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होता है, उसके कारण इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले लोग, एक संस्कृति के लोग, वो दूसरे कल्चर और दूसरे लैंग्वेज को इंफीरियर कह देंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसी के कारण जब बंटवारा होता है तो बंटवारा के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा दंगा हुआ और दंगे के कारण बहुत लोग मारे भी गए, मतलब सैकड़ों की संख्या में। पकड़िए कि करीबन 1 करोड़ के आसपास लोगों का माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दिस इज वन ऑफ द रीजंस द कांग्रेस एट दैट टाइम वॉज ऑफ द ओपिनियन कि नो डाउट इन द नेशनल मूवमेंट वी प्रॉमिस्ड कि इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की रचना की जाएगी। जब देश आज़ाद होगा तो हम लोग देश को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कराने के बाद जो नए राज्य बनाएंगे उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस बनाएंगे। बट नाउ कांग्रेस अपनी ही प्रोमिसेस से घूम जाती है, कांग्रेस अपनी ही प्रोमिसेस से पीछे हट जाती है। उसके पीछे का कारण एनसीईआरटी बहुत क्लियर कट कहता है और क्वेश्चन पूछता है कि कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? और इसी के कारण क्या देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों के बीच में जब डिस्कशंस हुआ तो यही चर्चाएं होती है कि क्या भाषा के आधार के ऊपर भारत का निर्माण करना सही होगा कि गलत होगा।
So we see both the Prime Minister and the Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. जब 1946 से लेके 1949 के बीच में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक राज्यों की रचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसको लेके जब डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए तो दो कमिटी और कमीशंस बनता है। पहला बनेगा एस.के. धार कमीशन, जिसने मना किया कि भाषा के आधार के ऊपर आप कोई भी राज्य का निर्माण मत कीजिए। एस.के. धार कमीशन ने मना करने के बाद भी तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और कमेटी बनाई जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। क्या नाम है? जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। नाम सुना होगा आपने इन तीनों का। पट्टाभी सीतारामैया was the person who was mainly inclined, and I would say he was the person who fought against the नेताजी सुभाष चंद्र बोस in the 1939 त्रिपुरी सेशन। तो ये तीनों के तीनों, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की जो कमेटी बनती है ये भी मना करते हैं कि हमको इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं चाहिए, एक भाषा बोलने वाला राज्य नहीं बनाना चाहिए। और इसको क्यों नहीं बनाना है, उसके पीछे नेहरू क्या कहते हैं मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी के द्वारा। आफ्टर द पार्टीशन, नेहरू सेड डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू फोर, टू चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। और एज पटेल पुट इट, पटेल जी क्या कहते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड इनटू अ नेशन। Everything which helps the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have applied this to the test of linguistic provinces also, and by this test, our opinion, they cannot be supported. And this is one of the reasons we find कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स जिनका ऐसा सपना था कि आज़ादी के बाद भारत के अंदर भाषा आधारित राज्यों का निर्माण हो, वो नेहरू जी और पटेल जी ने रिजेक्ट कराते हुए कहा कि एक्ट नॉ चॉल्वे, वी कैन नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन द कंट्री। अब ये बहुत पेचीदा मुद्दा है मेरे दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि सर आज की तारीख में तो पॉसिबल है, आज की तारीख में तो हमने बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए भी है, बट इंडिया में तुरंत ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। और नेहरू इनफैक्ट क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी डिसरप्टिव टेंडेंसीज चल रही थी। रिलीजन के आधार के ऊपर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। कल उठ के कोई नेता आ जाएगा, वो बोलेगा कि हम फलानी भाषा बोलते हैं, हम एक्स लैंग्वेज बोलते हैं, वी कैन नॉट स्टे विथ वाई लैंग्वेज पीपल। हम एक्स लैंग्वेज बोलने वाले हैं, हम वाई वालों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते। कोई कहेगा कि मैं वाई लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं ए लैंग्वेज बोलने वालों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहूँगा। कोई कहेगा कि मैं लैंग्वेज सी बोल रहा हूँ, मैं कोई लैंग्वेज के रखने वालों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो ये क्या है कि आपकी इंटर रिलेशन है और आपकी जो इनफैक्ट लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है उसको और कॉम्प्लिकेट करेगा। और क्या होता है कि फिर जब आप लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट बनाते हो तो एट टाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर नेहरू जी और पटेल जी को दोनों को लग रहा था कि इंडिया में अगर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर राज्य बन गए भाषा के आधार के ऊपर तो सब नेशनलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। सब नेशनलिज्म कहीं ना कहीं इंडिया को सिसेशन की तरफ ना लेके जाए। सिसेशन का मतलब समझ में आता है, भारत का बंटवारा ना करा दे साहब। ठीक है, ऑलरेडी धर्म के आधार के ऊपर बटे हुए थे, कोई लैंग्वेज के ऊपर कंट्री बना देगा। और ये सच्चाई है भाई, लैंग्वेज के ऊपर यूरोप के अंदर कंट्री बना भी है। यूरोप के अंदर ज्यादातर आप कंट्रीज को देखोगे वो लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर ही बना है। बाकी पब्लिक तो सेम दिखती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, पर उनका लैंग्वेज और कल्चर थोड़ा अलग है तो उन्होंने कंट्री बना दिया। अब इंडिया को एक नेशन के रूप में बनाना है। नेहरू जी और पटेल जी क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं कि एवरीथिंग दैट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग दैट थ्रोज द ऑब्स्टेकल्स इन इट्स वे हैज टू बी रिजेक्टेड। लैंग्वेज एक ऐसी इनफैक्ट ऑब्स्टेकल है जो इंडिया को यूनिफाई नहीं करने देगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, कंफ्लिक्ट करते रहेंगे। कोई कहेगा कि मेरी लैंग्वेज महान है, दूसरा बोलेगा मेरी लैंग्वेज महान है, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगी, दोनों के बीच में इश्यूज हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। ऑलरेडी पटेल और नेहरू कहते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखे, बट वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ आई वुड से पॉजिटिविटी इन दैट पॉइंट। और अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है तो फिर क्यों आप लैंग्वेजेस को ऊपर इनफैक्ट स्टेट्स बनाते हो? तो जब देश आज़ाद होता है
जब देश आज़ाद होता है तो कांग्रेस के लीडर्स अपनी ही प्रोमिस से वापस चले गए और बहुत सारे पब्लिक इसके कारण क्या होती है, डिसअपॉइंट हो जाती है। अगर आप देख रहे हो यहाँ स्लाइड के अंदर लिखा गया है दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड गो बैक ऑन द प्रोमिसेस क्रिएटेड अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, पीपल वर नॉट हैप्पी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आज़ादी मिल गई थी साहब, आज़ादी मिल गई थी तो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि अब तो सरकार हम जो चाहेंगे वो करेगी, हम जो सोचेंगे वो करेगी। सरकार तो अब भारत के लोगों की है ना, अब तो अंग्रेजों की सरकार तो बची नहीं है। अगर अंग्रेजों की सरकार नहीं है भारत में, उसका मतलब ये होगा कि द गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट पीपल, द गवर्नमेंट विल केयर अबाउट पीपल एंड गवर्नमेंट विल गिव द राइट्स टू द पीपल इन द फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी विच वॉज डिमांडेड बाय द पीपल। बट हियर व्हाट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, ये जो सरकार है वो कह रही है कि भाई हम नहीं चाहेंगे कि भारत में भाषा की आधार के ऊपर राज्य बने। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे जिनको ऐसा सपना था आज़ादी के बाद कि हम लोगों को अपनी भाषा के आधार के ऊपर राज्य मिलेगा। द कन्नड़ा स्पीकर्स डिमांडेड दैट शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर द कन्नडिगास। द मलयाली स्पीकर्स, द मलयालम लैंग्वेज जो है, दे डिमांडेड कि आवर स्टेट शुड बी डिफरेंट। मराठी स्पीकर्स डिमांडेड शुड बी डिफरेंट। सब लोग अपना सपना देख रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इस प्रकार की कुछ राज्य व्यवस्था थी 1940, मैं आपको 1950s की बात कर रहा हूँ, 1950 के दशक। अब इस दौरान अगर आप देखोगे तो कैटेगरी ABCD करके 4 कैटेगरी में रजवाड़े आपके टोटल स्टेट्स थे। इसमें रजवाड़े अब हट गए थे, हैदराबाद पर एक अलग ही कंडीशन में आपको मिलता है। अब आप मुझे कहिए कि कर्नाटका के अंदर का जो फॉर्मेशन है उसको इनफैक्ट कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया। गुजरात जो है वो बॉम्बे के साथ मर्ज किया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? इफ यू कैन सी ओवर हियर, गुजरात जो है वो बॉम्बे का पार्ट दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तौर के ऊपर अगर आप देख रहे होगे, बिहार जो है वो यूनाइटेड बिहार है। झारखंड तो 2000 में बना साहब, झारखंड तो 2000 के बाद बना साहब, इन अर्ली 2000 झारखंड वाज क्रिएटेड। तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे जो लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको लग रहा था कि हमारा एक स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे गुजराती और मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोग कह रहे थे कि हमारा कल्चर अलग है, भाषा अलग है, हमको एक अलग से स्टेट बना के दो। पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर दिया, सब कुछ है ना खिचड़ी पका दी साहब। वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट हमने फॉलो नहीं किया। We did not follow the concept of one language, one state. There were certain drawbacks to that same. उसको बहुत सारे drawbacks थे और उसके बहुत सारे drawbacks होने के कारण डिसाइड किया गया कि there is no point of having one language, one state की policy. So in this situation, what do we find? कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, 4 कैटेगरी के अंदर राज्य तो बन गए साहब। पर लोगों ने डिमांड कर दी कि भाई हम तो हमारा एक स्टेट चाहिए, हमको हमारी एक पब्लिक बोलनी चाहिए, हमारी भाषा अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हम तो चाहते हैं हमारा एक स्टेट चाहिए। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ? वो था तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास करके जो राज्य था उसके अंदर तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने कह दिया कि हमको मद्रास से छुट्टी दे देनी चाहिए। अब मद्रास एट दैट टाइम यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ द मॉडर्न डे तमिलनाडु, some part of the modern day Karnataka and also some part of the modern day Andhra Pradesh and Telangana as well. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो नहीं हम लोग कह सकते, पर मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश। तेलुगु स्पीकिंग लोगों का एक ही मानना था कि हम लोग को मद्रास से छुट्टी दे दो। क्यों? मद्रास जो है मल्टीलिंगुअल प्रोविंस, सो देयर वर स्पीकर्स ऑफ मलयालम, देयर वर स्पीकर्स ऑफ कन्नड़ा जो लैंग्वेज है वो, देयर वर स्पीकर्स ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड देयर वर स्पीकर्स ऑफ द तेलुगु। तेलुगु वाले लोगों ने कह दिया कि हमको हमारा अलग से स्टेट चाहिए। अब भारत के संविधान ने तो लिखा नहीं कि अलग से स्टेट हम आपको लेके देंगे। जेवीपी कमेटी ने मना कर दिया, इसके दार कमीशन ने मना कर दिया। 1952 के आसपास की बात है, मतलब इतिहास अब आगे चला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर आ गए हम लोग। अब आप समझने की कोशिश करो कि हम लोग जो इतिहास की बात कर रहे थे उसमें 1947 से 1949 तक तो पूरा पीरियड चला गया, बट 1947-49 के बाद जो आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ और भारत के अंदर
49 से 56 के बीच में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी 4 प्रकार के राज्य भी बन गए। ये बनने के बाद इनफैक्ट मद्रास राज्य इतना बड़ा राज्य था, तो उसके अंदर जो तेलुगु स्पीकर्स थे उनको लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारा कोई कल्चरल जो है ना कि आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस है कि जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा मेजोरिटी में थे, इसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है साहब। 1950 के आसपास की बात है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1952। नेहरू जी उस दौरान भारत दर्शन पे निकले थे, मतलब वो जाया करते थे, और नेहरू वॉज द ओनली लीडर एट दैट टाइम द कांग्रेस साइड विथ ऑल इंडिया अपील, क्योंकि बाकी सारे लीडर्स मारे गए थे। गांधी जी का जैसे हत्या कर दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु हो गया, नेताजी भी नहीं रहे थे, बाकी जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो नेहरू के करिश्मा के आगे टिक नहीं पाए। तो 1952 में देश आज़ाद हुआ। नेहरू जी पहली जो चुनाव होती है 51 के अंदर लोकसभा के अंदर बहुत मेजोरिटी में जीत के आए, और नेहरू जी को लग रहा था कि अब तो हम चुनाव जीत के आए हैं तो हमारा दबदबा रहेगा, अब तो कांग्रेस का खुद का भी एक इम्पोर्टेंस है और कांग्रेस का भी खुद का अपना अस्तित्व चलेगा। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट डू वी फाइंड, नेहरू वेंट टू कैंपेन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952। ही वॉज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन डिमांडिंग कि हमको आंध्र प्रदेश चाहिए। तो भारत में अंदर 51-52 का जो चुनाव था उस दौरान आंध्र प्रदेश की डिमांड करनी शुरू कर दी, और क्या कहा कि हमको मद्रास से छुट्टी दे दो। सो देयर वॉज अ गांधीयन, अगर आप फोटो देख रहे हो मेरे पीछे है, इफ यू कैन सी द फोटो, इनका नाम था पट्टी श्री रामालू। क्या नाम था? पट्टी श्री रामालू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पट्टी श्री रामालू वॉज द फॉलोअर ऑफ गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट। इन्होंने तो काले झंडे दिखाए इनकी अध्यक्षता में, और पट्टी श्री रामालू ने जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उन सबको कहा कि हम हड़ताल करेंगे, वी विल बी गोइंग ऑन अ फास्ट। अब अगर आपको जानकारी होगी, ये जो फास्ट की जो टेक्निक है, ये फास्ट की टेक्निक कौन यूज करता था? गांधी करते थे। इसके लिए इनको गांधीवादी कहा गया, एक्चुअली गांधी जी के शिष्य भी थे। So on the year of October, a veteran Gandhian named Patti Sri Ramalu went on a hunger fast demanding the formation of Andhra state in the protect of the interest of the Telugu speakers. एक ही चीज की ही कि भाई हम तो आंदोलन करेंगे, हम शांति प्रिय रूप से। अब क्या होता है, जब एक इंसान फास्टिंग करता है, पहले गांधी जी फास्ट करते थे तो पूरा भारत बाहर निकल जाता था, उनको लगता था कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी, गांधी जी गलत नहीं है, गांधी जी सही कर रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के सामने फास्टिंग किया है, कुछ गलत नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेज हरकत ही वैसी कर रहे हैं, द ब्रिटिश आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर क्वाइट डेट्रीमेंटल टू द इंडियन पब्लिक। तो गांधी जी जब स्ट्राइक के ऊपर उतरते थे तो पूरा भारत बाहर आता था। अब आजादी के बाद भारत की ही सरकार है, दिस इज द पीपल दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं। पट्टी श्री रामालू हड़ताल के ऊपर उतरे, उतरने के बाद उसके बाद ठाए ठाए करके पब्लिक सपोर्ट में बाहर चालू हो गई। तो एनसीईआरटी लिखती है कि आफ्टर पट्टी श्री रामालू वेंट टू द फास्ट, people started coming out and supported the I would say the Andhra movement, and there were large scale participation by the people in Andhra Pradesh who were of the opinion that we need to have our own state, हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, हमारी खुद की डिमांड होनी चाहिए, हमारा खुद का कल्चर, हमारी खुद की एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए। 1952 के आसपास की बात है, 15 दिसंबर के अंदर 58 दिनों के फास्टिंग के बाद हमको देखने को मिला कि पट्टी श्री रामालू का मृत्यु हो चुका है। We see that he passed away after fasting for 58 days. 58 दिन के लिए एक जेंटलमैन ने इतना बड़ा फास्ट किया, जहां पे इन्होंने कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जैसे ही पट्टी श्री रामालू का मृत्यु हुआ तो पूरा आंध्र प्रदेश का जो आज का रीजन है वहां आग लग जाती है। आग लगने का मतलब क्या है? लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। एक ही डिमांड पूरी चीज़ थी, और क्या डिमांड थी साहब? कि हमको हमारा खुद का राज्य चाहिए। वी हैव लॉस्ट अ टॉप लीडर, वी हैव लॉस्ट द मॉडर्न डे गांधी, वी हैव लॉस्ट अ गांधीयन फेलो हु डिमांडेड इन अ पीसफुल वे फॉर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग दैट।
सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, हम आंदोलन कर देंगे। और इन दिस सिचुएशन वी सी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा केओस हो जाता है, वायलेंस होती है, बहुत लोग मारे गए, पुलिस फायरिंग हुई, बहुत लंबी प्रोसेस है। और इन दिस सिचुएशन हमको देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैकफुट के ऊपर आ गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इन 4 कैटेगरीज के अंदर भारत की राज्य व्यवस्था को बांटा था, उन्होंने वो कैटेगरी के अंदर एक और स्टेट का एडिशन किया। और 1953 के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बैकफुट के ऊपर थी प्रोटेस्ट के कारण, उन्होंने आंध्र प्रदेश की स्थापना की। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बनता है तो इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द ईयर ऑफ 1953। और मद्रास से टूटने के बाद एक नए राज्य की स्थापना की जाती है। समझ में आया आपको? तो यह आपका मद्रास है, दिस इज द आंध्र प्रदेश। अगर आप देख पा रहे होंगे आपको, ठीक है, यहां से दिख रहा होगा, दिस इज द मद्रास एंड दिस इज द आंध्र प्रदेश। इसको बीच में से तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोलने वाले लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको हमारा राज्य चाहिए। अब क्या होता है, समझ में आता है? कभी कभी क्या होता है कि मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी का पूरा झुंड होता है, मतलब उनका छाता होता है, जहाँ पे जो बी हाइव कहते हैं हम लोग उसको, अंग्रेजी में बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जहां पे बी हाइव सब एक साथ मधुमक्खी है, आप उनमें से एक मधुमक्खी को उड़ाने की कोशिश करोगे ना तो सबकी सब उड़ना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि खाली एक गुनगुन करके उड़ के वापिस आ जाएगी। ये होता ही है, भारत में भी यही हुआ। जैसे ही मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग होता है, और मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद 1953 में एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद तो क्या होना था साहब, ठीक है, अब पेंडोरास बॉक्स खुल गया। पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है साहब, लोग डिमांड करना शुरू करते हैं भारत के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांत के अंदर, और उन सब की एक ही डिमांड है। क्या डिमांड थी साहब? उन सब का मानना था कि भाई जैसे गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर देना चाहिए, गुजराती स्पीकिंग एरिया को अलग कर दो, महाराष्ट्र के अलग कर दो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मराठी स्पीकिंग एरिया को एनलार्ज करना चाहिए। हैदराबाद जो स्टेट था उसके अंदर भी बहुत सारे मराठी स्पीकर्स थे। मैसूर, जहां पे कर्नाटका जो भाषा बोलने वाले हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज जो है, उनको यूनिफाई करना चाहिए। पंजाब के अंदर और आपका जो हरियाणा वाला जो हिंदी बोलने वाला भाषा है, उनको एक अलग कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि अलग अलग डिमांड शुरू होगी। तो उसके बाद क्या होगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगी, डोमिनो थियरी क्रिएट होती है। तो जैसे ही आपने इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की स्थापना की, एंड द मोमेंट आंध्र प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, by the central government, it created a big impact. And after the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate states. सब ने डिमांड कर दी। तो इसके लिए तो कहते हैं साहब, जब आप कोई भी निर्णय लो बहुत ही सोच समझ के लेना। एक बार डिसीजन ले लिया फिर ठाए ठाए करके डिसीजन चालू हो जाएगा और बातें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी कि बात मत करिएगा, ठीक है। सो द इम्पैक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश वाज वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ती है। और इसी इम्पैक्ट के कारण क्या होता है कि जब बहुत लोगों ने आंदोलन किए, 1953 से लेके 1956 तक भारत में मल्टीपल डिमांड होने की शुरुआत हो गई। किसकी डिमांड हो गई? मल्टीपल डिमांड्स वर मेड, एंड दिस डिमांड्स वर रेड रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि भाई हमको हमारे भाषा के आधार के ऊपर राज्य चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाए, हमारा भी राज्य होना चाहिए। गुजराती बोलने वाले गुजरात में रहेंगे, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में रहेंगे, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में रहेंगे। जैसे पंजाब वॉज नोन एज पेप्सू, पंजाब का एक स्टेट का नाम था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आपने राज्य व्यवस्था खड़ी की थी कॉम्प्लिकेटेड, उसको चेंज कराने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हुई। अब डिमांड हो गई, गवर्नमेंट बैकफुट के ऊपर है। गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो लोचा हो गया साहब, हमारे सामने बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। अब सरकार ने क्या किया, 1955 की बात है, दिस द पीरियड ऑफ 1955, और 1955 में फजल अली नाम के एक जज थे, रिटायर्ड जस्टिस थे, जज थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वो रिटायर्ड थे कि ऑन सर्विस थे, पर फजल अली
नाम के एक जस्टिस थे, फजल अली के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, ये कमीशन बनाया गया, जिसको फजल अली कमीशन के रूप में पहचाना जाता है। क्या कहते हैं? फजल अली कमीशन, FAZL। और इनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप पूरा का पूरा रिसर्च करिए, आप पूरा का पूरा रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद आफ्टर डूइंग द रिसर्च, 1955 की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1955, 1955 में इनको बोला जाता है कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसको लेके अपना रिपोर्ट तैयार करिए। ये फजल अली साहब ही इनफैक्ट SRC के अध्यक्ष बनते हैं। इसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रूप में भी पहचाना गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और फजल अली साहब ने ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसकी अध्यक्षता करते हुए इंडिया के अंदर भारतीय शासन व्यवस्था में लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट किया जा सकता है, उसको लेके अपनी हामी भर दी और कहा कि यस, इट इज इन नीड ऑफ द इंडियन पीपल, इट इज इन द interest of the Indian people and the Indian political structure that the new states can be created on the basis of language, and the present states in India, जितने भी आज की तारीख में जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड थी, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, उसके अंदर बदलाव लाते हुए भारत की शासन व्यवस्था के तहत लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इस तरह से जो शासकीय व्यवस्था थी, जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो थी, उसको बदलाव के तहत 1956 के अंदर, 1956 के अंदर वी फाइंड SRC का एक कानून पास किया गया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट। और उसके बाद भारत के अंदर नए राज्यों की रचना की जाती है और करीबन 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के साथ भारतीय शासन व्यवस्था को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। और जो 1949 से लेकर 1956 तक की जो शासन व्यवस्था थी, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट वाज गोइंग इन इंडिया, उसको बदलाव के तहत पूरी तरह से फंडामेंटली चेंज किया जाता है। ये पॉइंट के द्वारा मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि आंध्र प्रदेश की जब स्थापना होती है, उसके बाद सरकार की हालत खराब हो जाती है और सरकार ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रचना की। ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1956 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। इसी को ही फजल अली कमीशन के रूप में भी पहचाना गया है, याद रखेगा, फजल अली कमीशन के रूप में ही पहचाना गया है, याद रखेगा। ये फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि इंडिया में वी नीड टू रीड्रॉ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और हमको नए राज्य बनाने चाहिए। असामीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु स्पीकर्स जो भी है, उन सब के जो भी डिमांड है वो हमको फुलफिल करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ याद रखेगा कि गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, और 1956 के अंदर गुजराती और मराठी स्पीकर्स जो थे उनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं की जाती है बाय द फजल अली कमीशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इशू था उस टाइम पे। हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो नॉर्थ इंडिया के अंदर थे उनको भी अलग अलग राज्यों में तोड़ा गया। प्रॉब्लम यह हुआ कि 1956 में 14 राज्य बनते हैं, 14 स्टेट्स वर क्रिएटेड, 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनती है, 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बने। इसका लिस्ट आप NCERT के अंदर तो नहीं मिलेगा, पर अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। आपका जो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी है ना, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
जो आई गेस सेकेंड चैप्टर है आपका प्रीएम्बल के बाद वाला, उसके अंदर पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कैसे फजल अली कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन के ऊपर इंडिया में राज्य व्यवस्था बनती है। खैर लंबा टॉपिक है, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसको पॉलिटी के एंगल से देखेंगे। आज तो हम लोग किसके एंगल में देख रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के एंगल में देख रहे हैं। प्रश्न ये हुआ कि फजल अली कमीशन ने गुजराती और मराठी स्पीकर्स जो लैंग्वेज के लोग थे उनकी डिमांड को फुलफिल ना कराते हुए लोगों को कहा कि आपको अपना राज्य अभी नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो 1956 के अंदर हमको क्या देखने को मिला कि इंडिया में 14 स्टेट्स बने, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र फिर से यूनाइटेड थे। फिर क्या होगा कि महागुजरात आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। किसकी होगी? महागुजरात आंदोलन की। महाराष्ट्र के अंदर होगा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। तो यशवंतराव चौहान जैसे लोग मिलेंगे, गुजरात के अंदर इंदुलाल याग्निक जैसे लोग मिलेंगे, दोनों स्टॉलवर्ड्स से अपने स्टेट्स की डिमांड करने वाले। कभी मौका मिला तो आपको प्लस के ऊपर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर कि कैसे महागुजरात आंदोलन ने गुजरात का इतिहास बदला, संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन ने महाराष्ट्र का इतिहास बदला, हाउ द महाराष्ट्रियन हिस्ट्री वाज चेंज्ड बाय द संयुक्त महाराष्ट्र कैंपेन। 1960 तक आते आते गुजरात को और महाराष्ट्र को बनाया जाता है फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट का पूरा फाइनल डिवीजन होता है एंड वी सी कि गुजरात बिकेम द 15th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, 15वां राज्य बना गुजरात। धीरे 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 करके सब जगह पे आंदोलन हुए। अब क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टेट्स बनेंगे और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो जब इनफैक्ट एक ही स्टेट मिलेगा वो है आसाम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? सो आसाम वॉज द मेन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ही स्टेट में था। मणिपुर अलग से प्रिंसली स्टेट था, उसको अलग से एक स्टेटस दिया गया था। और यहाँ पे नेफा करके एक एजेंसी थी जिसे हम लोग आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ये तो 1987 में स्टेट बने, इसके पहले यूटी था। अब ये पूरा आसाम जो है, इफ यू कैन सी द होल वॉज आसाम। ठीक है, ये पूरा का पूरा आसाम है। आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो साहब ये देखिए, नेफा जो है आज का अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है, ये मणिपुर है, ये तो रजवाड़ा था, उसको मर्ज किया था हमने। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया और ये आंदोलन में नागालैंड जो है वहाँ के लोगों ने बंदूक उठा दी। तो जेफो फिजो करके एक लीडर थे, आपने पता नहीं नागा नेशनल फ्रंट के बारे में पढ़ा है, नागा नेशनल काउंसिल के बारे में पढ़ा है। NSCN करके एक बॉडी बनती है फिर, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। सो दे वर डिमांडिंग अ कंट्री कॉल्ड एज नागालैंड। दे वांटेड टू क्रिएट अ नागालीम, अ न्यू नेशन। तो उसके कारण बहुत बड़ा हिंसा हो गई। तो 1958 में फिर पार्लियामेंट ने आस्पा नाम का कानून पास किया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, AFSP है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटी का डिस्कशन कर रहा हूँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सब। और फिर 1963 में नागालैंड को क्रिएट किया जाता है फ्रॉम आसाम। नागालैंड को क्रिएट किया गया, उसके बाद 1966 तक आते आते ये जो पंजाब और हरियाणा वाला जो स्टेट है उसको मर्ज कर दिया, मतलब तोड़ दिया गया। क्योंकि हरियाणवी स्पीकिंग पीपल वर डिमांडेड कि भाई हमारी अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, तो हमको भी अलग से बनने दो साहब। तो फिर हरियाणा को तोड़ा जाता है, पंजाब से अलग कर दिया गया, अलग से आंदोलन हुआ। हिमाचल प्रदेश फिर 1972 में एक स्टेट बन गया, पहले यूटी था। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो फिर 1987 में फिर हमको देखने को मिला कि ये जो गोवा है, गोवा को स्टेट बनाया गया 87 में। 87 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नेफा जो है उसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर कन्वर्ट करा दिया गया। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि ये जो मिजोरम है, यहाँ मिजोरम जो है, मिजोरम को भी स्टेटहुड दिया जाता है। ठीक है, मेघालय 1972 के अंदर है, मेघालय मणिपुर वाले रीजन्स के अंदर से। ठीक है, और इस तरह से आपके बहुत सारे स्टेट्स बने। फाइनली 2000 में, अर्ली 2000 में फिर आपको 2-3 और स्टेट मिलेंगे। झारखंड बना, उत्तराखंड बना, एंड वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो MP है, ये MP बहुत बड़ा स्टेट था, तो ये रीजन में फिर छत्तीसगढ़ बनता है। इन दिस रीजन वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। उसी तौर के ऊपर बिहार जो है उसको तोड़ दिया जाता है बीच में से 2000 के साल में। फिर झारखंड और बिहार अलग हो गया। और यूपी जो है भाई साहब, यूपी जो है उसके जो हिली एरियाज थे वहाँ पे उत्तराखंड बनता है। और फाइनली वी सी, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फाइनली वी सी इन द ईयर 2014 वी फाइंड आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया जाता है। 2014 के अंदर क्या हुआ दोस्त? इन द ईयर 2014 वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना है, ये तेलंगाना स्टेट आपका बनता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, तो इसको 2019 के अंदर इसको 2014 के अंदर नए स्टेट के रूप में कार्व किया जाता है। ठीक है, तो वी फाइंड कि जो तेलंगाना बनता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश,
द तेलंगाना दैट वाज कंस्ट्रक्ट आई वुड से क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उसी दौर के ऊपर जम्मू कश्मीर को पार्टीशन के अंदर डाल दिया गया। ये जो रीजन है इसको जम्मू कश्मीर कहा गया, इसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में हम लोग आज की तारीख में पहचानते हैं। इसका भी फॉर्मेशन लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, ठीक है। और आज की तारीख में भारत के अलग अलग रीजन्स में नए स्टेट्स की डिमांड चल रही है, देयर इज फॉर्मेशन एंड डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कभी समय मिला तो आपको उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कराऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंडिया के अंदर नए स्टेट्स का फॉर्मेशन बढ़ा। ये जो मैप अगर आप देख रहे हो, ये मैप आज की तारीख में क्या रेलेवेंस रखता है, ये मैप आज की तारीख में क्या रेलेवेंस रखता है, इसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पे बन गया, बिहार जो है उसमें झारखंड यहाँ पे बन गया, उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे बन जाता है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये कुछ नया इसके अंदर एडिशन हुआ था। दीव दमन दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आ गए, ठीक है। गोवा जो है वो दीव दमन से अलग हो जाता है, दीव दमन अब अलग से रूप में इनको कंसिडर करते हैं, चलिए ठीक है। तो ये पूरा मैप है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आज़ादी के बाद का मैप, और किस तरह से इंडिया में नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ 1956 के बाद, उन सब के ऊपर थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन हमने किया है। समय मिला तो और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में नए प्लानिंग के मॉडल की शुरुआत हुई और इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल टेक प्लेस वाया द प्लानिंग मॉडल, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्टेड द प्लानिंग मॉडल। आज़ादी के बाद राज्य व्यवस्था के तहत जो योजनाओं के तहत हमने कार्यक्रम निकाला है वो क्यों निकाला है, उसके पीछे क्या क्या आपके इश्यूज थे, क्या क्या कंसर्न्स थे, उन सब टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंडिया की जो प्लानिंग की जर्नी है और भारतीय शासन व्यवस्था के तहत जो हमारे शासक थे उन्होंने योजना के तहत क्यों 5 ईयर्स प्लान के तहत पूरा सोशलिज्म का मॉडल अपनाया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर से ये कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी इन द सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन एंड द क्वेरीज। ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है प्रतीक यूपीएससी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है PN Live और दिस इज माय ऑफिशियल अनअकैडमी प्रोफाइल, आप इसको फॉलो करिएगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट माय न्यू बैचेस। एंशिएंट की नई बैच आ रही है और मैं कहूँगा फिर से आपको कि आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत इफेक्टिवली तैयारी करेंगे हम और आप साथ में मिलकर आपका जो गोल है उसको अचीव करेंगे। प्लीज यूज दिस कोड PN Live फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट 10% ऑफ, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड साइमल्टेनियसली आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसके अंदर मैं एक सहभागी बनते हुए आपका जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप स्टडिंग।